गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम ज्ञानशिला के यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराएंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसी श्रृंखला में आज हमारी ट्राइबोलॉजी यूनिट 10, जी हाँ, एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 ट्राइबोलॉजी की फर्स्ट क्लास हम आज यहाँ शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि भाई ट्राइबोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है। उसका सिलेबस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अब उसके आगे हम इसको और समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारा फ्रंट पेज है, ट्राइब्स एंड ट्राइबल कल्चर। क्यों? ये हमारी यूनिट का नेम है। अब जो हमारा सिलेबस है हमारी यूनिट 10 का, ये सिलेबस हमने कल डिस्कस किया था। एक बार आपको आज शॉर्ट में 2 मिनट में क्विक रिवाइज कराता हूँ सिलेबस की, हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में हम क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जनजातियों को भौगोलिक विस्तार, इनके लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। इसके अलावा पिछड़ी विशेष जनजातियां, घुमंतू जनजातियां, जनजातीय कल्याण के लिए योजनाएं और उनकी सांस्कृतिक परंपराएं जनजातियों की। इसके अलावा उनकी कौन कौन सी विशिष्ट कलाएं हैं, हस्तशिल्प कला है या कोई कपड़े से संबंधित कला है या मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है, जैसे भील जनजाति में भीली ढाबा बनाया जाता है। इसी तरीके की बहुत सारी कलाएं हैं। फिर त्यौहार, उत्सव, बोली, भाषा, साहित्य, ये सब हम जानेंगे। फिर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भील जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं उनके योगदान को हम इसमें जानेंगे, समझेंगे। फिर जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन से रहे प्रमुख, हर एक एरा के जनजातीय व्यक्तित्व। इसके पश्चात जनजातियों से संबंधित जो प्रमुख संस्थान हैं, संग्रहालय हैं, उनके बारे में, और जनजातियों की लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। हम एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे क्या कि मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, ओवरऑल जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। तो आइए आ जाते हैं अपने मध्य प्रदेश पर। जैसा कि आप सभी को पता है क्या है हमारा प्यारा भारत, और इस भारत के सेंटर में, हृदय स्थल में क्या है, हमारा मध्य प्रदेश। इसलिए मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण इसे क्या हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के अन्य बहुत सारे नाम भी हैं। नदियों का मायका है, टाइगर स्टेट भी है मध्य प्रदेश वर्तमान में तेंदुआ स्टेट का भी दर्जा है, चीता स्टेट का भी दर्जा है। इसी मध्य प्रदेश में भारत की सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। इसी मध्य प्रदेश में करीब 43 जनजातीय समूह हैं। जी हाँ, 43, पहले 46 थे, अब वर्तमान में 3 जो जनजातियां हैं उन्हें डीलिस्ट कर दिया गया है। तो वर्तमान में कितनी 43 जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश जनजाति से संबंधित कुछ तथ्यों की, तो मध्य प्रदेश की जो आबादी है कितनी है, मध्य प्रदेश की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 7,26,26,809। ये मध्य प्रदेश की कुल आबादी है। इस कुल आबादी में से 21.1% क्या है, जनजातीय जनसंख्या। और 21.1% का मतलब क्या हुआ कि कुल जनसंख्या जनजातियों की कितनी है, 153.16 लाख, मतलब लगभग 1.53 करोड़ पॉपुलेशन है जनजातियों की। देखिए क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सीधा पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? आप 2022 के मेंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें 3 मार्कर्स में क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या पूछी थी उन्होंने, प्रतिशत नहीं पूछा था। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है मेंस 2022 में। तो आपको ये एग्जैक्ट आंकड़ा याद होना चाहिए। लाख में 153.16 लाख और करोड़ में 1.53 करोड़ ये होगी। और कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, 21.10%। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश।
फिर एक और डेटा क्या है कि भाई मध्य प्रदेश में इतनी आबादी है 7,26,26,809 और जनजाति हैं 1.53 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ से ज़्यादा। तो मध्य प्रदेश का हर एक 5वां व्यक्ति क्या है, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करता है, या हम कहें प्रत्येक 5 में से एक व्यक्ति जनजातीय समुदाय का है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ें तो क्या देखते हैं कि जनजाति की परिभाषा, आखिर जनजाति हैं कौन, किन्हें हम जनजाति कहते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग अनुसंधानकर्ताओं ने जनजातियों के संबंध में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो एक मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र में इनके लिए क्या परिभाषा दी गई है कि जनजाति ऐसा मानव समूह है। क्या है, मानवों का समूह। मानव ही है भाई, कोई पशु नहीं है, यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है। फिर जो निश्चित क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक एक रूपता और एकीकृत सामाजिक संगठन रखता है। मतलब जनजाति क्या है, जो ऐसे मानवों का समूह है जो एक निश्चित भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मुख्य धारा या मुख्य आबादी से दूर जंगलों के निकट निवास करते हैं। इनकी विशिष्ट संस्कृति होती है, विशिष्ट पद्धतियाँ होती हैं, विशिष्ट देवी देवता होते हैं। वो समूह क्या है, जनजाति। जो विकास की धारा से बहुत पिछड़े हुए हैं वो जनजातीय समूह, जो आदिम संस्कृति का पालन करते हैं, उसको अपनाते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वो जनजातीय समुदाय हैं। अगर परिभाषा लिखने आ जाए आपको कभी मेंस में, तो आपको इसी तरीके की परिभाषा लिखनी है। एक सज्जन थे, कौन से, D.N. मजूमदार। सज्जन है कौन, D.N. मजूमदार। तो इन्होंने भी जनजातियों की परिभाषा कुछ अपने शब्दों में कुछ इस तरीके से दी है कि जनजाति परिवारों या परिवार के समूह का एक संकलन होता है। मतलब एक परिवारों का समूह होता है, मतलब लोगों का समूह जिसका एक सामान्य नाम होता है। एक सामान्य नाम, तो इससे क्या समझेंगे, जैसे भाई कोई जनजाति है, भील जनजाति है, तो उसका सामान्य नाम क्या है, भील। गोंड है, कोल है, कोरकू है, ये क्या उनके सामान्य नाम हैं। तो एक सामान्य नाम होता है और जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। कि भाई जैसे आप क्या सुनते हैं फैक्ट कि पातालकोट में भारिया रहते हैं, उनका क्षेत्र निश्चित है, वो पातालकोट एरिया में रहते हैं। बैगा चक के बैगा, वो क्षेत्र निश्चित वहीं रहेंगे, आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेंगे, वो अपने एरिया में सीमित रहते हैं, क्योंकि पुरानी परंपरा के। हालांकि वर्तमान में आधुनिक सुविधाओं के बाद और विकास की मुख्य धारा में उन्हें जोड़ने के प्रयासों के बाद वो और भी लोग जगह कार्य करने के लिए, रोजगार के लिए भी जाने लगे हैं। अब वैसे नहीं रहा जैसे ये परिभाषाएं कब दी गई, ये परिभाषाएं दी गई अंग्रेजों के ज़माने में, आज़ादी के तुरंत बाद की परिभाषाएं हैं ये। तब ऐसा बहुत ज़्यादा रहता था। हालांकि वर्तमान में थोड़ी शिथिलताएँ आती जा रही कुछ जनजाति समूह में। लेकिन कुछ जनजाति समूह ऐसे होते हैं जो अभी भी अपनी आदिम संस्कृति को नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि जोरवे जो जनजाति है, कहाँ पर, अंडमान में, तो वो आज भी धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं। भोजन पकाते नहीं हैं, कच्चा मांस खाते हैं, कच्चे फल फ्रूट खाते हैं। जनगणना के लिए 2011 की जनगणना के लिए अंडमान निकोबार की बहुत सारी जनजातियों की गणना हम नहीं कर पा रहे थे। तो क्या तरीका अपनाया गया था कि अंडमान निकोबार के उस द्वीप में गए, इन्होंने क्या सोचा कि तरीका क्या अपनाया कि वहाँ खाना रख दिया और जितने लोग खाना लेके गए उनकी उन्होंने गिनती कर ली कि हाँ इतने लोग यहाँ पर होंगे, ऐसा अनुमान लगाया था। क्यों? क्योंकि वह बाहरी लोगों का अपने क्षेत्र में दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो जनजातीय लोग क्या, बाहरी लोग उनके क्षेत्र में जाए तो उसे वो क्या समझते हैं कि यह उन पर हमला है, उनकी सुरक्षा में हमला है, या उनके क्षेत्र में कोई बाहरी आकर कब्जा कर लेगा, एक भय उनमें रहता है। समझ आया होगा आपको जनजातीय सामान्य मानव समुदाय से किस प्रकार भिन्न है या आदिम संस्कृति का पालन करती हैं। फिर हम पढ़ रहे थे D.N. मजूमदार जी ने क्या परिभाषा दी कि भाई जनजाति क्या है, जनजाति
परिवारों का ऐसा समूह जिसका एक सामान्य नाम होता है, एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं, भाषा की बात आ गई, तथा विवाह, व्यवसाय और उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं। ये परिभाषा किसने? D.N. मजूमदार ने दी थी। ये परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी कि किसने कौन सी परिभाषा दी, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में MCQ पूछा जा सकता है। आपको एक परिभाषा लिख देंगे और फिर कहेंगे कि जनजातियों के संबंध में उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है। फिर आपको ऑप्शन दे देंगे D.N. मजूमदार, ठक्कर बापा, UN ढेबर, बेरियर एल्विन, जॉर्ज ग्रियर्सन। इस तरीके के आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि किसका कथन है। तो ये भी एक क्वेश्चन का तरीका हो जाएगा। तो मानव शास्त्र के अनुसार परिभाषा हमने देखी और D.N. मजूमदार के अनुसार हमने जनजातियों की परिभाषा देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि प्रमुख विशेषताएं क्या हैं किसी जनजातीय समूह की। जो हमने परिभाषाएं पढ़ी, परिभाषा से हमें जो फैक्ट्स निकल कर आए, क्या विशेषताएं हैं किसी जनजातीय समूह की, तो क्या है कि भाई इनकी विशिष्ट भाषा एवं संस्कृति होती है। किसी भी एक जनजातीय समूह की विशिष्ट भाषा होगी और विशिष्ट संस्कृति होगी। फिर क्या होती है, एक जनजाति में एक अंतर विवाह समूह होता है। क्या होते हैं? अंतर विवाह समूह भी होते हैं इन जनजातियों में। फिर इसके पश्चात इनमें संयुक्त परिवार की अवधारणा पाई जाती है, संयुक्त परिवार की अवधारणा, और एक सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन होता है इनका पृथक तरीके से हर जनजाति में। अब आप इससे क्या समझें, सामाजिक और राजनीतिक संगठन से मतलब इनके जो प्रशासन की पद्धति है कि भाई अपने समुदाय का जो स्थानीय प्रशासन करेंगे, क्षेत्रीय प्रशासन करते हैं अपने समुदाय के लोगों का, तो वो उनकी एक अलग से संगठन होता है जनजातीय समुदाय में भी। जैसे आप हमेशा सुनते हैं कि हरियाणा साइड क्या खाप पंचायत चलती हैं, तो हरियाणा के समुदाय की, समाज की हैं। ऐसी जनजातियों में कुछ अलग अलग तरीके की वस्तु मतलब प्रशासनिक और सामाजिक संगठन चलते हैं। समाज का अलग ढांचा होता है और जो कोई निर्णय है, कोई समस्या है, तो उसके समाधान के लिए पंचायतें उनकी स्वयं की होती, पंच जुड़ के डिसीजन लेते हैं, ऐसा संगठन। फिर जनजाति की विशेष संस्कृति, परंपराएं, त्योहार, ये भी विशिष्ट होते हैं इनके। फिर इनका निवास स्थल क्या, सुदूरवर्ती इलाकों में समाज की मुख्य धारा से अलग थलग होता है। और ये प्राचीन जनजातीय समुदाय प्रोटो ऑस्ट्रेलिया समूह से संबंधित होते हैं। मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं अधिकांशतः आप देखोगे किससे, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की हैं अधिकांश जनजातियां। आप याद रखना, अगर क्वेश्चन आए आपसे और किसी जनजाति का नाम बन रहा हो तो आप प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड लगा देना। हालांकि कुछ जनजाति हैं जो इससे अलग भी हैं, तो उनकी भी हम स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। ये जो विशेषता है 7th पॉइंट, ये मध्य प्रदेश की जनजातियों के संबंध में स्पेसिफिक है। फिर बात आती है सामान्यतः मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज में पितृवंशी या पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जिनमें मातृसत्तात्मक व्यवस्था भी होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की अधिकांश जनजातियां पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज क्या मतलब, परिवार का मुखिया कौन होता है, एक पुरुष होगा, और किसके निर्णय परिवार में मान्य होंगे, तो एक पुरुष के निर्णय परिवार में मान्य होंगे। पितृसत्तात्मक समाज या व्यवस्था का अर्थ ये हुआ। तो इतना आपको समझ आया कि भाई जनजातियों की मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी क्या है, और फिर जनजातियों की परिभाषा क्या है, किन्हें हम जनजातीय समूह कहेंगे, और उनकी विशेषताएं क्या हैं। ये हमारा एक टॉपिक हुआ। अब इससे आगे कि कुछ संवैधानिक प्रावधान, जनजातियों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। तो सबसे पहले तो क्या आर्टिकल, सबसे पहले हम क्या आर्टिकल 342(1) इसको देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। पहले इसमें क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि जनजातीय समुदाय कौन होंगे। राष्ट्रपति जिन समुदायों को जनजाति के रूप में अनुसूचित करे वह समुदाय जनजाति, अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे। इसमें किसको शक्ति है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी समुदाय को
अनुसूचित जनजाति समुदाय घोषित करते हैं। फिर अनुच्छेद 66-25 ये आपस में कनेक्टेड हैं। अनुच्छेद 66 का खंड 25, तो इसमें क्या कहा गया है, इसके अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों अथवा जनजातीय समुदाय के अंशों या समूह से जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। तो 342(1) और 366(25) आपस में संबंधित हैं। यहाँ पर शक्ति किसको, किसी जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किसको, राष्ट्रपति को है। हालांकि जिस राज्य की जनजाति है उसके संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह मान सकते हैं, बाध्यता नहीं है। अंतिम जो डिसीजन है, अंतिम जो शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल केवल सलाह देंगे। तो इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आम सूचना जारी की जाती है 342 के अनुसार। क्या आम सूचना, 366 के खंड 25 में क्या लिस्ट दी हुई है इनकी जनजातियों की। फिर है कि संसद जो है, संसद किसी भी जनजातीय समुदाय अथवा उसके अंशों को अनुसूचित जनजातियों की सूची से निकाल सकती है, उसमें जोड़ भी सकती है। तो संसद को भी ये शक्ति है कि किसी भी जो समुदाय है उसको जोड़ भी सकती है और हटा भी सकती है। और संसद अगर कोई बिल लाएगी तो उसके संबंध में क्या होगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। तो अंतिम तो किसके पास हुई, राष्ट्रपति के पास। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए, फिर है जनजातियों के सेवा सुरक्षा संबंधी क्या उपाय किए गए हैं संविधान में। पहले हमने क्या देखे, जनजातियों के संबंधी मूल प्रोविजन क्या हैं, अब उनकी सेवा सुरक्षा संबंधी क्या उपाय किए गए हैं। तो आप देखेंगे आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(4, तो इसमें क्या है कि राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार है। यहाँ किसके बारे में, पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी वगैरह के बारे में बात की गई है। और जो 16(4)(a) है, इसमें SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है, उसकी अनुमति की बात की गई है। इसमें क्या नौकरी में आरक्षण, यहाँ क्या नियुक्तियों या पदों में आरक्षण, और यहाँ पदोन्नति में आरक्षण, दोनों अंतर है। एक प्रमोशन में आरक्षण की बात कर रहा है और एक नियुक्तियों में आरक्षण की बात कर रहा है। तो दोनों आर्टिकल का अंतर आप समझें। फिर 16(4)(b), तो यह स्पष्ट करता है कि 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए बैकलॉग रिक्तियों को चालू वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा। अब ये जो बैकलॉग रिक्तियां हैं, बैकलॉग रिक्तियों से आप क्या समझ रहे हैं, ये समझ लीजिए पहले तो बैकलॉग रिक्तियां क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए 2022 में MPPSC ने कितनी 471 पोस्ट निकाली, ठीक। अब इन पोस्ट में क्या है कि मान लीजिए कि जनरल की 60 पोस्ट हैं, ये कितनी जनरल की हैं, ओबीसी की 60 पोस्ट हैं और बाकी की क्या रिजर्वेशन में आएंगी। अगर जनरल की 60 पोस्ट हैं तो रिजर्वेशन में बाकी की पोस्ट आएंगी, और जो बाकी की पोस्ट रिजर्वेशन में आएंगी, मान लीजिए कि उन 410 पोस्ट से जो क्या रिजर्व कैटेगरी की थी, किसकी थी, रिजर्व कैटेगरी की, 471 में 410 पोस्ट अगर रिजर्व कैटेगरी की थी, तो उसमें से मान लीजिए कि कितने 390 पद भरे गए, 390 पद भरे गए, और बाकी के पद खाली रह गए, कितने 20 पद रिक्त रह गए। क्यों? क्योंकि कोई उतने मार्क्स नहीं ला पाया, जो बेसिक उनकी डिमांड थी वो पूरी नहीं कर पाया, तो 20 पद जो खाली रह गए। तो अब जो ये 20 पद अगर क्या होंगे, अगली वैकेंसी में ऐड होंगे, तो वह 50% की जो सीमा रहती है कि किसी भी वैकेंसी में कितनी 50% की सीमा रहेगी, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा
तो अगर ये 20 पद उसमें ऐड होते हैं, अगले साल 200 पद निकले, 200 पदों में 100 रिजर्व रहेंगे और 100 ओपन। अब तो 50% आरक्षण में 100 तक रिजर्वेशन। लेकिन अगर ये 20 पद इसमें ऐड हुए तो यहाँ हम क्या 120 रिजर्वेशन कर सकते हैं और जो ओपन के 80 बचेंगे। तो ये जो बैकलॉग रिक्तियां हैं चालू वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा। ये पिछले वर्ष की रिक्तियां थीं तो यहाँ 50% की सीमा लागू नहीं होती है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप 2022 के क्या करना और 23 के फॉरेस्ट प्रीलिम्स के जो वैकेंसीज हैं उसमें चार्ट डिवीज़न देख लेना, आपको और समझ में आएगा। MPPSC फॉरेस्ट सर्विसेज जो हैं उसका देखना आप उसमें देखेंगे कि पोस्ट बहुत सारी हैं लेकिन सभी क्या SC ST या OBC के लिए रिजर्व कैटेगरी में हैं। तो वो क्यों हैं? क्योंकि वो बैकलॉग पद थे, इसीलिए। चलिए ये मैं मानकर चलता हूँ अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 16(4)B में क्या है कि जो 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई है, यदि बैकलॉग के पद उसमें जोड़े जाते हैं अगले साल पिछले वर्ष की रिक्तियों को, तो उन्हें इस वर्ष के आरक्षण में नहीं गिना जाएगा, वो अलग से उसी विशिष्ट कैटेगरी के लिए ही जारी की जाएंगी पोस्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है जनजातियों के कुछ आर्थिक अधिकारों की। अभी हमने क्या सेवा संबंधी अधिकार पढ़े, अब आर्थिक अधिकार देखते हैं कि कौन कौन से आर्थिक अधिकार जनजातियों को दिए गए हैं। तो आर्टिकल 244(1) अनुच्छेद 244(1), तो इसमें क्या है कि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करता है। मतलब ऐसे क्षेत्र जिन्हें क्या अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो वहाँ पर जो जनजातीय प्रशासन है उसको लागू करने का प्रावधान 244(1) में किया गया है। जब आप पढ़ेंगे कुछ अनुसूची 5 के राज्य हैं, कुछ अनुसूची 6 के राज्य हैं। अनुसूची 6, अनुसूची जोड़िए, हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं जिसमें 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। साथ में क्या लिखा है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों को छोड़कर अन्य अनुसूचित राज्यों का प्रशासन की बात है 5वीं में। और 6वीं अनुसूची में क्या है, जो असम, मेघालय वगैरह हैं, ये जो 4 राज्य हैं, इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर जनजातीय प्रशासन की बात की गई है। तो ये जो 5वीं अनुसूची के राज्य हैं जो 6वीं में नहीं शामिल हैं, उनमें जनजातीय प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान लागू करने की बात है। ठीक है, 244(1) और अनुसूची 5 आपस में जुड़े हुए हैं। 244(1) और अनुसूची 5 आपस में जुड़े हुए हैं, इतना आप याद रखें। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ एक्स्ट्रा, जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं। तो अनुसूची 5 में 10 राज्यों के भिन्न भिन्न क्षेत्र शामिल हैं। कितने? 10 राज्यों के। अब आपको ये 10 राज्य याद करने हैं कौन कौन से हैं, तो सुन लीजिए। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये हमारे हो गए राज्य। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 10 राज्य हैं जो किसमें अनुसूची 5 में शामिल हैं। 10 राज्यों के नाम:
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, एमपी, सीजी, फिर झारखंड, फिर जो सातवां आएगा महाराष्ट्र, आठवां आएगा तेलंगाना, नौवां आंध्र प्रदेश और 10वां उड़ीसा। 10वां उड़ीसा। ये 10 राज्यों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। कंटेस्ट की 5वीं अनुसूची में कौन से 10 राज्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देख लीजिए 10 राज्यों के नाम जो 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। चलिए आगे आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 तो 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट राज्यों SC और ST को सहायता अनुदान प्रदान करता है। मतलब जो 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो अनुसूची के अंतर्गत क्या है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उन्हें विशिष्ट अनुदान की बात करता है 275। किसके लिए? जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए विशिष्ट अनुदान की बात की गई है। किसमें? इसमें आर्टिकल 275 में। याद रखें आप इस बात को, महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े? हमने पढ़े हैं आर्टिकल, एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं आपका, कि आर्टिकल हमने 342 पढ़ा, आर्टिकल 342, आर्टिकल 366 25, 342 1, ये 2 आर्टिकल पढ़े। इसके बाद हमने पढ़े कौन कौन से? आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(4)A, आर्टिकल 16(4)B। आपको ये सारे आर्टिकल कंठस्थ होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा? आर्टिकल 244(1) और आर्टिकल 275। इनमें क्या क्या प्रावधान थे? इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? 5वीं अनुसूची के राज्य और 6वीं अनुसूची के राज्य। 6वीं अनुसूची में कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल हैं और बाकी की जो 10 राज्यों की हमने बात की वो किसमें? 5वीं अनुसूची में है। उन 10 राज्यों को आपको मैप के थ्रू याद करना है। मैं एक बार आपको मैप में और बता देता हूं। चलिए देखिए, ये क्या है हमारा? मध्य प्रदेश, सॉरी भारत। जो ये भारत है, भारत में आप देखिए क्या यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 राज्य आपके हो गए। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर आप आइए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 10 राज्य आपको याद होने चाहिए मैपिंग के थ्रू। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सामाजिक अधिकार क्या दिए गए हैं जनजातियों को? स्पेसिफिक, सामान्य जन से, या तो पहले तो अस्पृश्यता से संरक्षण को प्राप्त है आर्टिकल 17 के अनुसार। देखिए, जो मौलिक अधिकार आम जन को प्राप्त हैं वो जनजातियों को भी प्राप्त है, इतना आप विशेष ध्यान दीजिए। संविधान में जो प्रावधान है वो सभी के लिए हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 17 में क्या? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता से संरक्षण का अधिकार इनको है। फिर आर्टिकल 23 तो बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने से संबंधित, इसमें मानव तस्करी संबंधित और जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया गया है और इस प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध भी होगा। तो क्या बात की गई है 23 में? देखिए, जो जनजातीय लोग हैं ये मुख्यतः ऐसे क्षेत्रों में जहां खनिजों का बहुत ज़्यादा भंडार है। जैसे आप देखेंगे सीधी सिंगरौली, वहाँ पर कोल जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उड़ीसा में भी जहाँ पर भाई बहुत सारी खनिज हैं, हमारे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में खनिजों के भंडार हैं, लेकिन वहाँ पर विकास इतना नहीं है क्योंकि जनजाति समूह है। तो बाहर के लोग आए, इन्होंने क्या? इन्हें बंधुआ मजदूर बनाया पहले,
प्राचीन काल में अंग्रेजों ने भी क्या किया, इन्हें बंधुआ मजदूर बनाया और इनसे बेगारी कराई, काम कराया, पैसा नहीं दिया, बस खाने के लिए थोड़ा बहुत दे रहे हैं और काम करा रहे हैं। तो इसलिए ये प्रावधान जोड़ा गया था बंधुआ मजदूरी को नियंत्रित करने के लिए। तो बंधुआ मजदूरी से भी संरक्षण जनजातियों को प्राप्त है। फिर आर्टिकल 24, तो इसमें क्या, बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, चाहे सामान्य जन हो चाहे जनजाति समूह हो, किसी को भी क्या होगा, बाल श्रम नहीं करने दें। फिर आर्टिकल 46, तो जो इनके जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें भी क्या इनके जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की संरक्षण की बात की गई है, इनके पोषाहार स्तर को बनाए रखने की बात की गई है। जब आप पढ़ेंगे तो अब आप जब जनजातियों के लिए संविधान को पढ़ना है तो आपको एक दृष्टि से सोचना है कि भाई मौलिक अधिकारों में क्या प्रावधान है, डीपीएसपी में क्या प्रावधान है, मौलिक कर्तव्यों में क्या प्रावधान है, और इसके अलावा और कौन कौन से प्रावधान आगे किए गए हैं। चलिए, ये हुए क्या सामाजिक अधिकार, आर्टिकल 17, 23, 24 और 46। फिर बात आती है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की, तो आर्टिकल 15(4), कौन सा, 15(4), तो इसमें क्या है, शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान। भाई एडमिशन के लिए, कि संस्थान में एडमिशन के लिए एसटी को आरक्षण दिया गया है। जो अनुसूचित जनजातियां हैं उन्हें किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन के लिए क्या है, आरक्षण, और साथ ही इन्हें फीस भी कम लगती है। आर्टिकल 46 में क्या है, अनुसूचित राज्य क्या करेगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करने के निर्देश जारी करेगा। तो ये क्या राज्य के कर्तव्यों में भी SC ST के लिए प्रावधान है, तो हमें क्या ST की बात करनी है, ठीक है। फिर अब बात आती है आर्टिकल 350, तो इनकी भाषाओं, लिपियों, संस्कृतियों के संरक्षण का अधिकार है, और इस संबंध में क्या राष्ट्रपति दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 350, तो महत्वपूर्ण आर्टिकल जो हमने अभी तक पढ़े हैं, कौन कौन से आर्टिकल हमने पढ़े हैं, आर्टिकल 342 से आर्टिकल 366 पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने आर्टिकल 15(4) पढ़ा, 16(4) पढ़ा, 16(4)A पढ़ा, 16(4)B पढ़ा, आर्टिकल 17 हमने पढ़ा, आर्टिकल 23 पढ़ा, आर्टिकल 24 पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने कौन सा आर्टिकल 46 पढ़ा, आर्टिकल 350 पढ़ा। याद रखिए ये सारे आर्टिकल जनजातियों से संबंधित हैं। अभी एक और आर्टिकल रह गया है, बहुत सारे रह गए हैं। तो फिर बात आती है आर्टिकल 330 की। आर्टिकल 330, इसमें क्या है, लोकसभा में जनजातियों को आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में क्या सीटों का आरक्षण है। तो 330 में क्या है, लोकसभा में ST के लिए सीट का आरक्षण। और फिर 332 है, तो इसमें राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की बात की गई है ST के लिए, मतलब SC ST दोनों के लिए की गई, तो ST आप याद रखें। फिर आर्टिकल 335 में क्या है, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं में, यहाँ सेवाओं में आरक्षण की बात की गई है। वहाँ जो अधिकार हैं, अधिकारों में 16 और 15 में क्या है कि भाई 15(4), 16(4), 16(4)A, 16(4)B में क्या जो नियुक्ति वगैरह होगी में आरक्षण दे सकते हैं। यहाँ क्या आरक्षण मिलेगा ही, इसके बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि कैसे क्या आरक्षण होगा। फिर आर्टिकल 342 जो हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति की पहचान के लिए अधिकृत किया गया है। इसके तहत तो राष्ट्रपति किसी भी जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं, उसकी अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान कर सकते हैं। ये अधिकार किसके पास है, तो आपको क्या राष्ट्रपति, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। ये सीधा प्रश्न आएगा। फिर आर्टिकल 338, देखो 338 जो है, पहले इसमें प्रावधान क्या था, संविधान बनाया गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा, 65वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रीय SC ST आयोग, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का
प्रावधान पहले किसमें आर्टिकल 338 में था, और ये प्रावधान किससे 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। लेकिन फिर बाद में कब तो बाद में 19 फरवरी 2004 को 89वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया आर्टिकल 338A जोड़ा गया, जिसमें क्या पृथक से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग की व्यवस्था की गई। और जो आर्टिकल 338 था, आर्टिकल 338 इस संविधान संशोधन, इसमें मात्र किसके लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मतलब एससी के लिए जो आयोग है वो 338 में है और एसटी के लिए 338A में। और 2004 के पहले यह व्यवस्था थी कि 338 में ही एक संयुक्त आयोग हुआ करता था, और वर्तमान में जो क्या पृथक पृथक आयोग हो चुके हैं। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। क्या लिखा हुआ है इसमें कि 338 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय SC ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था थी। लेकिन फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सृजन संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद 338 का या ए जोड़कर 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 19 फरवरी 2004 को नए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग का गठन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आप इनको याद करें। फिर अनुच्छेद 339, इसमें क्या है, मैं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, जो अनुसूचित शेड्यूल एरिया हैं 244 के तहत, अनुसूची 5 और 6 के तहत, याद रखिएगा, अनुसूची 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्र हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर केंद्र सरकार के नियंत्रण का उल्लेख करेगा कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो प्रशासन है उसके लिए सुपीरियर बॉडी कौन, केंद्र सरकार होगी। ये प्रावधान करता है 339। तो अब मेरे ख्याल से आपको इतने आर्टिकल याद हो चुके होंगे जो हमने अभी तक आर्टिकल देखे हैं कि क्या क्या हमने आर्टिकल पढ़े। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा शुरुआत से ही, कि भाई ये हमारा सिलेबस था। इसके बाद ये जनजातियों से संबंधित जो तथ्य थे, ये तथ्य भाई MP सरकार, जो मध्य प्रदेश सरकार है, उसके ब्रोशर से लिए गए हैं पूरे डेटा। तो मध्य प्रदेश सरकार के ब्रोशर के अनुसार ही माने, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना का डेटा रिलीज नहीं हुआ है, ना ही जनगणना भी हो पाई है। जब नई जनगणना होगी तब देखा जाएगा। अभी तो भाई जो हमारे प्रीलिम से 28 अप्रैल को, तो उसके अनुसार हम तैयारी कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने क्या देखा भाई कि क्या परिभाषा दी, मानव शास्त्र के अनुसार क्या परिभाषा है, DN मजूमदार ने क्या परिभाषा दी जनजातियों की। फिर प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं जनजातियों की, कि भाई विशिष्ट भाषा संस्कृति होती है, अंतर्विवाह समूह होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, सामाजिक राजनीतिक संगठन होता है, इनका विशेष संस्कृति परंपराएं त्यौहार होते हैं। और मध्य प्रदेश की जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह की हैं और पितृवंशीय पितृसत्तात्मक समाज इनमें पाया जाता है। फिर जो हमने संवैधानिक प्रावधान पढ़ी, तो हमने पढ़ा 342 1, 366 25। फिर आम सूचना जारी करने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति को है। फिर हमने आर्टिकल 16(4), 16(4)A, 16(4)B पढ़ा। फिर 244 1, 275 पढ़ा। फिर हमने अनुच्छेद 17 पढ़ा, अनुच्छेद 23 पढ़ा, अनुच्छेद 24 पढ़ा, अनुच्छेद 46 पढ़ा। इनमें क्या क्या प्रावधान थे आप देख लेंगे। अगर आपको बहुत रिवाइज करना हुआ तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, स्लाइड्स को, या वीडियो को एक बार 2x करके आप देख सकते हैं। फिर अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 350 में क्या प्रोविजन है। फिर 330, 332, 335, 342, 338, 338A, इसकी डेट भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 338A की। फिर आपने 339 पढ़ा। ये हमने क्या जनजातियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान आज पढ़ लिए हैं सारे के सारे। अब
जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम जनजातियों के भौगोलिक विस्तार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे, एक क्लास में एक टॉपिक। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको याद करेंगे, इसके एमसीक्यू लगाएंगे। कोशिश रहेगी कि एमसीक्यू आपको ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी प्रोवाइड कराए जाएं। धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो आप बस जुड़े रहिए और ज्ञानशिला एकेडमी के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जो भी सुझाव हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।